नमस्ते, आदाब। मेरे साथ सैयद अली अदनान रिजवी साहब। अदनान साहब, स्वागत है इस कार्यक्रम में। अ, आज जब सुबह पेपर उठाया तो एक अजीब सी चीज, हैरत मेरे लिए थोड़ा हैरतअंगेज थी, क्योंकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है, और वो कह रहे हैं कि अगर हत्या मेरी हो जाएगी तो मैंने सब कर दिया है। 1000 बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल लगे हैं और बिल्कुल ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन उसी में ये भी है कि डेड मैन कैन नॉट स्विच, मतलब जो मुर्दा आदमी है वो कैसे स्विच दबाएगा, क्योंकि अमेरिका का कानून ये कहता है कि जिंदा ही आदमी करा सकता है। अब ट्रम्प तो ट्रम्प है। लेकिन मुझे जब ये ट्रम्प ने कहा तो मुझे एक अजीब सी चीज ये लगी अदनान साहब, मतलब मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि एक आदमी जो टेक्निकली, भाई टेक्निकली नहीं, अगर भारत में हो या कहीं का कानून हो, तो सुप्रीम लीडर की हत्या की गई थी और वो हत्या ट्रम्प के कहने पे की गई थी। तो प्राइमरली जो जो जिसको कहते हैं ना, जो मेन आदमी जो इस हत्या के लिए जिम्मेदार है वो ट्रम्प है। बाकी तो उसके कारिंदे थे जिन्होंने उसका अंजाम दिया था। तो ये तो इन्होंने कहा था कि जाके उसको वो करो, और इन्होंने कोल्ड ब्लडेड प्लैंड वे में हत्या की थी। कोई ये भी नहीं था कि रास्ते का झगड़ा है और उन्होंने कर दिया और उन्होंने गोली चलाई, हमने गोली चलाई, और जो हो सकता है तो उसमें अब इनको अपनी हत्या का डर लग रहा है। दो चीजें हैं। ट्रम्प के बारे में लोगों का कहना है कि वो नाटक भी करते हैं, लेकिन एक खतरा मुझे ये लगता है कि ट्रम्प ने पूरी दुनिया में दुश्मन पाल रखे हैं। वो बिल्कुल। केवल ईरान नहीं है, ट्रम्प ने अपने घर में भी दुश्मन पाल रखे हैं। और अगर वो इशारा ईरान की तरफ करते हैं तो मुझे मालूम नहीं क्यों हरदम ये डर लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इससे फायदा हो कि ईरान के ऊपर तोहमत लग जाए, वो इसका फायदा न ले। और इसमें सबसे बड़ा नाम है इसराइल का लेता हूं, क्योंकि इसराइल को ये सूट करेगा। तो मैं जरा इसी से शुरुआत कर रहा हूं, फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बाद में आएंगे। ये ट्रम्प ने ये जो कहा है, ये डर के मारे कहा है, स्ट्रैटेजी के रूप में कहा है। ये 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 क्यों कहा है? क्योंकि ट्रम्प, हम लोग जो भी कह लें, लगने में लगता है कि अरे वो ट्रम्प की हर बात के पीछे कुछ ना कुछ काम होता है। उन्होंने जितनी बार इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने मार्केट को गिराया और बढ़ाया है, और उसमें उन्होंने बिल्कुल। हजारों करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो मैं इसी को, ये जो इनका स्टेटमेंट आया, उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आनंद जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। आपके दर्शकों को सबको मेरा सलाम अर्ज़ है। ये बात समझने के लिए कि ट्रम्प जो है ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये डर की अलामत है या बौखलाहट है या मार्केट को मैनिपुलेट करना है, इसको हमें समझने के लिए वो तमाम तर जो अभी पिछले 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के दरमियान जो रहबर मुअज़्ज़म, रहबर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई के जो फ्यूनरल, जो उनके रहबर, जो उनके जनाज़े की तशयीह हुई है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये क्या हुआ, इस 4-5 दिन में, इस 6 दिन में, इस पूरी दुनिया ने क्या कवर किया और क्या ताकत का जो ईरान ने अपनी ताकत का जो प्रदर्शन किया है, अपनी ताकत का जो मुज़ाहरा किया है, अगर हम इसको समझ लेंगे, तो बिला शक हम जो ये बात समझ लेंगे ट्रम्प डर क्यों रहा है। आप देखिए कि 4 जुलाई से रहबर शहीद का जो जनाज़ा लोगों के सामने आता है, वो भी 4 महीने के बाद। तो ये 4 महीने के बाद जनाज़ा आना आम तौर पे एक किसी में के घर में कोई जवान, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई बाप मरता है, तो उसके गम को भी इंसान 40वें के बाद भूल जाता है कि भाई 40वां मना लिया, अब ठीक है। लेकिन ये खून ऐसा लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, इस खून में जो एक बदले की भावना है, जब 4 महीने के बाद जनाज़ा लोगों के सामने आया, तो वो आग की तरह, वो खून की तरह लोगों के सामने उभर के सामने। इसीलिए अगर आपने देखा हो, हर एक हर एक ईरानी ने लिबास तो काले पहने थे, लेकिन उनके हाथ में परचम लाल था। ये लाल परचम शियों में बदले के लिए होती है, यानी खून के बदले खून। इस्लाम की भी तालीमात ये है कि अगर आपके ऊपर किसी ने हमला किया है और आपके किसी बंदे को शहीद किया है, तो उसके मुकाबले में आप उसके बदले उसी को मारेंगे। और अगर आपको याद हो, जब 40 दिन की जंग शुरू हुई थी, तो ईरान का एक नारा था कि मामला जो है वो आग के बदले आग है। हमने इशारा भी किया था इसके पहले। और अगर अमेरिका नहीं मानेगा, तो हम आग के बदले सर ले जाएँगे। इसकी भी बातें इन लोगों ने की थी। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका और ट्रम्प को इस बात की खबर नहीं थी कि 4 महीने के बाद कोई आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत का बदला जो है इतने बड़े पैमाने पे डिमांड करेगा। और सिर्फ नहीं कि ईरान के अंदर, जब यही जनाज़ा रहबर शहीद का आयतुल्लाह ख़ामनई का इराक जाता है,
और इराक के बारे में मैं आपको यहाँ इशारा करता चलूँ कि अभी चंद महीने पहले इराक की जो सूरत-ए-हाल है, वो प्रो अमेरिका है फिलहाल। उसके बावजूद यानी नूर अल मालिकी कि जो 2 महीने पहले चंद महीने पहले इराक के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, अमेरिका ने कहा कि ये तो मेरा पसंदीदा नहीं है। उसने अपने पसंद का एक प्राइम मिनिस्टर चुना। उसके बाद अभी भी इल्लीगल तरीके से इराक में अमेरिकी मिलिट्री मौजूद है। वो यानी वहाँ का कानून पास होने के बाद रेज़ोल्यूशन पास हो चुका है कि भाई यहाँ से मिलिट्री निकाली जाए, फिर भी नहीं जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जब रहबर शहीद का जनाज़ा पहुँचता है, तो अब जो तादाद इराक ने बताई है, 1 करोड़ लोग आते हैं। यानी 1 करोड़ वहाँ और 3 करोड़ ईरान में, यानी गोया कि इन ईरान और इराक की कुल पॉपुलेशन का 1/3% वो जो है सामने आता है। इसका मतलब क्या निकला? यानी अगर हिंदुस्तान में 50 करोड़ के लोग निकल कर सामने आएँगे, तो 1/3 निकलता है। गोया कि इन 2 मुल्क के 1/3 परसेंटेज के हिसाब से 1/3 लोग आ रहे हैं मैदान में और उनका एक मुतालबा है, वो नारा कि जो ईरान में फ़ारसी में लगता है, अमेरिका मुर्दाबाद का, वो नारा अरबिक में इराक में लग रहा है कि अमेरिका मुर्दाबाद। इतने बड़े पैमाने पे लोगों का इस्तकबाल करना और खून का मुतालबा करना कि हमें ट्रंप को मारना है इसके बदले में, और उसी के साथ अगर आपने गौर किया हो, उस टाइम ट्रंप कहाँ थे? टर्की में थे। आते हैं वो कतर का गिफ्टेड प्लान से, जो बड़े पैमाने पे जिसको बड़े करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कतर ने दिया। लेकिन डर के मारे वापसी वो करते हैं अपने पुराने फ्लाइट के जो एयर स्पेस वाला फाइटर जेट होता है, उससे वापसी करते हैं और कहाँ जाते हैं? फ़ौरन इंग्लैंड पहुँचते हैं। तो ये जो डर है वो इसी बना पर है कि लोगों के अंदर जब लोगों के सामने जनाज़ा आया और लोगों में वो 4 महीने की बच्ची का जनाज़ा, उनके घरवालों का जनाज़ा, उनके अपने लीडर की जो पूरे इस रेसिस्टेंस को जो आगे लेकर बढ़ रहे थे, चाहे वो लबनान का मसला हो, चाहे वो यमन का मसला हो, चाहे वो इराक का मसला हो, चाहे वो गज़ा और फ़िलिस्तीन का मसला हो, चाहे वो ईरान की ताकत का मसला हो, जो ये आगे लेकर पिछले 47 बरस से बढ़ रहा था, वो जो है जब उसका जनाज़ा लोगों ने देखा, सब परेशान हो गए कि अब हमको बदला चाहिए। इसी बिना पर अगर आपने एक बात और गौर की हो तो 11 जुलाई को जब रहबर मुअज़्ज़म जो अभी फ़िलहाल इस वक़्त के सुप्रीम लीडर हैं, उनका जब बयान आया, उन्होंने सबसे पहले तो ईरान, इराक जहाँ-जहाँ ये जनाज़ा गया है, सबका शुक्रिया अदा किया और अदा करने के बाद बहुत खतरनाक जुमला बोला। उसमें उन्होंने लिख के ये पैगाम दिया कि जितने लोग रहबर के खून में मुलव्विस थे, उन सब के नाम लिस्ट बाय लिस्ट मेरे पास मौजूद हैं। ये सब के सब बिस्तर पर मरना इनका ख्वाब होगा। बिस्तर पर मरना इनका ख्वाब होगा, ये सब अपनी मौत नहीं मरेंगे, इन सबको मारा जाएगा चूँकि इन्होंने हमारे 168 बेनाम बच्चियों को शहीद किया है, हमारे रहबर को शहीद किया। उसी के 2 दिन के बाद हमने देखा कि वो लैंडसे जो है, ग्राहम वो जो है मरता है। अब वो उसके पीछे किसका हाथ है, क्या नहीं, वो उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करूँगा। तो खुलासा मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इस वक़्त जो पूरा मूड है मिडल ईस्ट का, यहाँ के लोगों का, आज़ाद पसंद इंसानों का, वो लोग कि जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं, वो जिन्हें उनके घर से निकाल के बेघर किया गया है, ये सब के सब चाहते हैं कि इनके खून का बदला लिया जाए। अगर नहीं लिया जाएगा, तो अब इसके बाद आने वाले अफ़राद भी महफ़ूज़ नहीं हैं और अगर बदला नहीं लिया जाएगा, तो फिर ये जो है तमीज़ इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये जो डर है, दरवाक़ई इसने समझ लिया है कि मामला सीरियस है। अब जो है मामला मज़ाक नहीं है कि मारे, ना मारे या कुछ हो जाए। तो पहली बात तो ये कि मामला सीरियस है कि लोगों ने ठान लिया है कि इसके जो रहबर मुअज़्ज़म शहीद हुए हैं, उनके खून का बदला लिया जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, बिल्कुल आपने बहुत दक़ीक़ और सही इशारा किया है कि क्योंकि अमेरिका और ट्रंप ने बेवकूफ़ी ही करके सही, अपने दुश्मन बहुत पाल रखे हैं। हत्ता उसमें अपना हिंदुस्तान भी शामिल है, अगर मैं हुकूमत को कंसिडर ना करूँ तो। उसने दुश्मन हर जगह अपने हत्ता यूरोप ममालिक में उसके अपने दुश्मन हैं। हत्ता जब उसने एमओयू साइन किए, तो ये कतर, ओमान, बहरीन और ये सब भी नाराज़ हुए कि भाई आपने ये बात कहाँ से साइन कर दी कि सारे शिप्स जो है वो ईरान के कोऑर्डिनेशन से गुज़रेंगे, सब नाराज़ हैं उनसे। तो ये एक तरह का यूँ कहा जाए कि उनके लिए भी ऑप्शंस पैदा हो गए कि जो ईरान पर शिकरा फोड़कर ट्रंप को मतलब मार सकते हैं या मसलन किनारे लगा सकते हैं। तो खुलासा ये कि आप ये मुतमईन रहिए कि ये इस खून का असर है कि जो ट्रंप चैन से अपने इस दौर को पूरा नहीं कर पाएँगे और उनका डर बिल्कुल जायज़ है और उनको अब छुप के और भाग के रहना पड़ेगा। जैसे वो यहाँ से भागे टर्की से, वो अब देखेंगे कि हम छुपते-भीगते, भागते फिरेंगे। जी। जी।
मैं एक चीज और सैयद साहब समझना चाह रहा हूँ। आज सुबह ही आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ट्रंप ने कहा कि अब हमारा केवल हमारा मतलब यूएसए का कब्जा है और हम इस पे 20% का टैरिफ लगाते हैं। जी, जी। जो मेरी सूचना है उसके अनुसार जो बिल्कुल सही। टैरिफ कहिए या जो उसका जो भी नाम किया है, ईरान $1.25 पर बैरल लगा रहा है और यानी उसके 1%। मुताबिक हाँ, और उसके तकरीबन। सामने ये अगर 20% लगा रहे हैं तो ये उससे 16-17 गुना ज्यादा कर रहे हैं। मेरे दो सवाल हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ना अमेरिका का लैंड बॉर्डर आता है ना ना सी बॉर्डर आता है, ये वहां है कौन? दूसरा, इनको क्या किसी ने बुलाया है गल्फ की किसी कंट्री ने, भाई कि आप आइए और हमारी तरफ से आप ये जंग लड़िए? मतलब मैं इसलिए इन बातों का वो कर रहा हूं कि ये भी तो समझना होगा। ये मैंने वो जो बंदर की एक कहानी सुनी थी कि दो बिल्ली थी, बंदर थे और आपस में लड़ रही थी और बंदर ही सब खा गया था, ये कुछ उस तरह की बात हो रही है। तो इनको ये अथॉरिटी कहाँ से आती है और क्या मतलब ठीक है, आप क्योंकि सुप्रीम लीडर की जब आपके अंतिम यात्रा हुई उसमें दो चार देशों को छोड़ के जो गल्फ के थे बाकी सारे देश आए, सऊदी आया, टर्की आया, ये सारे लोग आए। यूएई, अब जो मेरी सूचना है यूएई नहीं आया कोई। लेकिन इस वाले मूव से तो एक आप बाहर वाले आदमी को जिसको कहते हैं ले आके यहाँ बिठा दे रहे हैं और वो कह रहा है कि मैं इसमें लूंगा। उन वो किस अथॉरिटी से स्टेट ऑफ हॉर्मूज में पैसा लेना चाह रहे हैं, ये जरा ये अगर आप क्लियर कर पाए तो। जी, इसमें भी चंद बातें। पहली तो ये आनंद जी, अगर आप ये गौर करें कि ट्रंप को और अमेरिका को, यूएस लॉबी को ये लग रहा था कि अयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद करने के बाद, 40 दिन की जंग के बाद या कम से कम एमओयू साइन हो जाने के बाद जो ईरान का मामला है वो ठंडा पड़ जाएगा और फिर हम जो है आसानी से इस जंग से बाहर निकल जाएँगे। एक खाम-ख़याली एक तरह का, और ये अमेरिका की पूरी सोच थी कि भाई हमें इस्राइल जंग में ढकेल रहा है, हमें इस जंग से बाहर निकलना है। बिल्कुल, और कैफ़ियत ऐसी हो चुकी है, बड़ी अच्छी मिसाल किसी ने दी थी कि एक पायलट है कि जो एक जहाज़ है, उस जहाज़ में बैठा हुआ पायलट है, ये जहाज़ जो है, ये एरोप्लेन जो है अभी नज़दीक है कि एक पहाड़ है सामने, उससे टकरा जाए। लेकिन ये जो पायलट है, इसके पास 2 ऑप्शन हैं, या टकरा के मर जाए या ये कि वो बगैर पैराशूट के कूदे, उसके पास पैराशूट नहीं है, दोनों सूरतों में मरना है। इस वक़्त ट्रंप की सूरत-ए-हाल ये है कि जो ईरान की जंग में वो ऐसा फँस गए हैं कि अगर आगे बढ़ेंगे तब भी उनको हारना है, अगर निकलते हैं तो उनको हारा हुआ निकलना है। तो इन लोगों को ये लग रहा था कि अभी जो मामला हमने एमओयू साइन कर दिया है, तो मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन मामला कहाँ से उल्टा? मामला 4 जुलाई से उलट गया कि जब आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई रहबर शहीद का जनाज़ा लोगों के सामने आया, तो हत्ता के जब ट्रंप टर्की में मौजूद थे, बजाए इसके कि नंबर 1 खबर ये होनी चाहिए कि ट्रंप मौजूद हैं टर्की में, मिडल ईस्ट के इलाकों में, नज़दीक में, सबसे जो बड़ी और सबसे अहम खबर जो टॉप पर चल रही थी, वो आयतुल्लाह ख़ामनेई के फ़ुनरल की और उनके जो है जनाज़े की चल रही थी। तो इस वक़्त मामला ये ख़राब हुआ कि ट्रंप जो है वो 2nd और 3rd पोज़ीशन पर हैं। हमारे यहाँ भी एक साहब हैं, जिनको ये होता है कि हमेशा मेन स्ट्रीम में बने रहिए, यानी खबरों में छाए रहने की जो एक भावना है, वो ट्रंप के अंदर थी। लेकिन रहबर मुअज़्ज़म के जनाज़े ने ये तमाम तर इनका प्रोग्राम खराब कर दिया और क्या हुआ? ईरान की ताकत का मुज़ाहिरा हुआ। ईरान ने जो अपनी ताकत और अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन किया है, ये ट्रंप को नागवार गुज़री। इससे आप अगर लिंक करेंगे, तो फ़ौरन जो है आपको ये नज़र आएगा कि अब एमओयू का उल्लंघन करने के बाद इन्होंने क्या किया कि ईरान ने साफ ये कहा था, ईरान का जुमला जो आप अगर उस एमओयू के जो क्लॉज़ नंबर 5 है, उसको आप पढ़ें, गौर करें, उसमें ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ से लेकर सी ऑफ ओमान तक जितने भी ट्रांज़ैक्शन होंगे, वो सब के सब ईरान के अंडर होंगे, ईरान से पूछ कर होंगे, ईरान के अथॉरिटी के साथ होंगे। ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे नॉटिकल माइल्स में जो नाव गुजरेगी वो तमाम तर मेरे कोऑर्डिनेशन में होंगे, बल्कि ईरान ने कहा था कि तमाम के तमाम सी ऑफ ओमान से लेकर पूरा जो पर्शियन गल्फ है, जितनी भी कश्ती गुजरेगी सब हमारे कोऑर्डिनेशन से गुजरेगी। यही बात बुरी लगी थी इन गल्फ कंट्रीज को। तो ये इसका उल्लंघन किसने किया? अमेरिका ने किया कि उसने जो एक तीसरा रास्ता बनाया ताकि जो है वो ओमान की तरफ से एक पैसेज, एक रास्ता बनाकर वो एक रास्ता खोले। क्यों? क्योंकि इनका इनका पेट्रोल जो रिजर्व पेट्रोल है वो भी अब कम होता नजर आ रहा है, यानी ईरान ने इतना अच्छा कंट्रोल कर रखा है। तो अब मामला क्या है?
मामला सिर्फ ये आनंद जी कि इस अमल से, इस बयान से कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के गार्जियन हैं, हम 20% वहां से पैसा वसूल करेंगे, ये साफ-साफ पूरी जंग का ट्रंप की नीति बताता है और उसकी नीयत बता रहा है कि भाई सारा जंग का मामला ये था कि वो ईरान को कमज़ोर नहीं करना था या कोई और मामला नहीं था, बल्कि ये था कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुज़रने वाली तेल को और ये जो पर्शियन गल्फ के तमाम तर तेल और तमाम तर यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, वो सब के सब का बड़ा फ़ायदा अमेरिका जो है अपने हाथ में लेना चाह रहा था, ये इसका असल हदफ था। अब चूँकि उसने देख लिया कि पिछले 40 दिन की जंग और उसके बाद की ये जो है 3 महीने का सीज़फायर जो मुँह बोला सो कॉल्ड सीज़फायर, इसमें तमाम के तमाम तौर पर सब कुछ जो है वो ईरान के फ़ेवर में है। अमेरिका के हाथ में नहीं है और बहुत ही हुस्न के तरीके से, बहुत ही बखूबी तरीके से ईरान इसको कंट्रोल कर रहा है और यहाँ तक कंट्रोल कर रहा है कि अब खुद अमेरिका के अंदर पेट्रोल रिज़र्व जो है, वो कम होता चला जा रहा है। तो अब इसके पास सिर्फ एक रास्ता था, वो एक रास्ता ये है कि वो आए और एक अपने एमओयू का उल्लंघन करे, जिसकी बिना पर ईरान ने उन 3 शिप पर हमला किया और फिर जवाब में फिर अमेरिका ने हमला किया और वो अब जंग शुरू हुई। इस जंग का एक जो दूसरा पहलू खतरनाक सामने आया, जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ ताकि आपके दर्शक समझें। इस दौरान, इस 6 दिन में कि जब ईरान अपनी ताकत का मुज़ाहिरा कर रहा था, उसने एक और ताकत दिखाई। वो ताकत क्या दिखाई कि यमन में सऊदी पर अमेरिका के दबाव की वजह से पिछले चंद सालों से ना वहाँ कोई फ्लाइट उतर सकती है, ना वहाँ से कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। ईरान ने एक ताकत का मुज़ाहिरा किया कि इस जनाज़ा जब उठ रहा था रहबर मुअज़्ज़म का, ये एक फ्लाइट महान एयर लेके जाते हैं और इस पूरी खाड़ी से गुज़रते हुए पहली बार बहुत ज़माने के बाद ऐसा हो रहा होता है कि फाइटर जेट्स होने के बावजूद सऊदी के, ये यमन में लैंड करते हैं, वहाँ के पैसेंजरों को लेते हैं, आते हैं ईरान, उनको जनाज़े में शरीक करवाते हैं और जब वापस जा रहे होते हैं, इन सबको छोड़ने के लिए, तो सऊदी जो है, यमन की हुकूमत के ज़रिए से सनआ और इन तमाम इलाकों में एयरपोर्ट पे हमला करवाता है। जिसके जवाब में यमन जो है सऊदी पर हमला करता है। तो मैंने आपसे जो जुमला कहा था, पहला जुमला मैं फिर दोहराऊँगा कि जितना ज़्यादा ट्रंप इस जंग में घुसते जाएँगे, उतना फँसते जाएँगे। अब एक जंग जो है तीसरे फ्रंट पे शुरू हो चुकी है, वो है यमन और सऊदी के दरमियान। अब इन दोनों का भिड़ने का मतलब ये है कि अभी तक जो बाब-अल मंदब खुला हुआ था, अब यमन ने धमकी दी है मैं वो भी बंद कर दूँगा। तो गोया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हाथ से निकल चुका है। बाब-अल मंदब अगर यमन ने बंद कर दिया कि वो जो नेचुरल क्राइसिस जो दुनिया में अभी थोड़े बहुत बचे-कुचे हैं और अभी इनका रिज़र्व पेट्रोल जो है अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ, वो इतने तगड़े से गिरेगा कि बाब-अल मंदब बंद होने के बाद फिर पूरी दुनिया में और बुरी तरह से हाहाकार मचेगा। इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? ट्रंप है। तो लिहाज़ा ये तमाम तर ताने-बाने जो है वो ट्रंप चाह रहा है कि अभी भी शायद थोड़ी बहुत फड़फनी होता नहीं है कि जब एक जानवर तड़प रहा होता है तो अपने हाथ-पैर को मार रहा होता है बचाने के लिए। ये मरता हुआ जानवर है जो हाथ-पैर मार रहा है ताकि शायद अब एक और ब्लॉकेड के ज़रिए से, अब एक और हमले के ज़रिए से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए और लोग उसका साथ दें। ना कोई साथ देगा और फिर मैं आपको बहुत ही इत्मीनान से और यकीन से बता रहा हूँ कि फिर अगर जंग दोबारा शुरू जो होती नज़र आ रही है, ना सिर्फ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इनके हाथ से जाएगा, बाब-अल मंदब से भी ये मायूस होकर बाहर निकलेंगे। तो ये असल मामला है। जी। मैं बस चलते-चलते एक चीज़ और पूछ लूँ। आपके एस्टिमेट से ये इस तरह की स्थिति, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साल 2 साल से पहले खत्म होने वाला मामला नहीं है। क्योंकि ट्रंप जब तक अभी उसके 2 ढाई साल बाकी हैं और ट्रंप जब तक हैं वहाँ पे, तब तक इसमें कोई क्योंकि इसका एक कारण और है। इसका एक कारण ये है कि इस तरह के भी कुछ लोग मान रहे हैं कि ट्रंप की अपनी एंटी इनकम्बेंसी जो है, जी, जी। उसको वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि उनको एक फ़ायदा ये हो रहा है कि खूब ठीक से तेल बेच रहे हैं। सबसे ज़्यादा तेल उनका एकदम से बूम आ गया है। हथियार बेच रहे हैं और तीसरा एक फ़ायदा है कि अपना कमा रहे हैं क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को ऊपर-नीचे मैनिपुलेट कर रहे अपना हैं। ये 3 और अपने नज़दीकियों का, अपने करीबियों व्हाइट का। हाउस नहीं, राइट, उन्होंने पूरा पब्लिकली कहा है कि व्हाइट हाउस के पब्लिसिटी से का है। ये जी, मिलियन जी। कमाए, ये इतने में। जी, जी। तो ये 3 तो डायरेक्ट फ़ायदे दिख रहे हैं। एक इनडायरेक्ट फ़ायदा उनका ये है कि उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस पे बात ही नहीं हो रही। एप्स्टीन फाइल सब लोग भूल गए, नहीं तो एप्स्टीन फाइल तो वाटरगेट कांड से कुर्सी चली गई बड़ा थी। इससे हुँ। तो एप्स्टीन फाइल से तो मालूम नहीं हड़कंप मच गया था, लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए थे। तो मैं इस दृष्टि से भी ज़रा देखना चाह रहा हूँ कि ट्रंप को ये सूट कर रहा है कि ये जंग होती रहे। तो इसलिए क्या
आपको लगता है कि हाल फिलहाल इसमें कहीं कोई खत्म होने की गुंजाइश है? देखिए आनंद जी, सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये तो तय है कि ये जंग अभी हाल-फिलहाल में ख़त्म होने वाली नहीं है। ये जंग लंबी चलेगी और इसमें मेरा ये इतना यकीनी मानना नहीं कि ट्रम्प को कितना फ़ायदा है, बल्कि ट्रम्प से ज़्यादा इसमें जो फ़ायदा है वो नेतन्याहू का है, वो इज़राइल का है कि वहाँ पर भी इलेक्शंस नज़दीक है, वहाँ पर भी मसाइल, क्रिएटिविटी है, बहुत प्रॉब्लम्स है वहाँ पर। दूसरी तरफ ये है कि ट्रम्प के बजाय इसके कि वहाँ पर ट्रम्प का इस जंग से फ़ायदा हो रहा हो, खुद ट्रम्प का नुकसान भी बहुत हो रहा है। ना मतलब अगर वो पैसे में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ के खुद रहने वाले, खुद वहाँ की कांग्रेस उनके खिलाफ आ चुकी है। खुद बहुत सारे ऐसे मिलिट्री वो लोग हैं जो हमने देखा 40 दिन की जंग में, जिन्होंने बाकायदा कहा था कि जंग में मत इन्वॉल्व हो। वो इन्वॉल्व हुए और उनमें से बहुत सारे ऐसे मिलिट्री के बड़े-बड़े ओहदे अहलकार थे, जिन्होंने इस्तीफ़ा देके छोड़ा। तो खुद ये जंग ट्रम्प के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, मैं इसको फिलहाल नहीं मान रहा हूँ। हाँ, ये मानता हूँ कि इसराइल के फ़ायदे में है, नेतन्याहू के फ़ायदे में है। लेकिन मेरा ये एक और बात यहाँ पर जो इज़ाफ़ा करता चलूँ, वो ये कि इस जंग के खात्मे का जो बागडोर है, वो बजाय इसके कि अमेरिका के हाथ में हो, इस वक़्त वो ईरान के हाथ में है। वो ईरान के हाथ में है और उसके लिए अमेरिका हारता जा रहा है क्योंकि ईरान के फ़ायदे में इस जंग से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के हाथ में आ गया। दूसरा, तमाम तर इस मिडल ईस्ट के खित्ते में ईरान एक उभरती हुई वो ताकत नज़र आ रही है इस जंग के तुफ़ैल में कि जहाँ पर तमाम तर जो अरब ममालिक हैं, जो अमेरिकन पिट्ठू बने हुए हैं, उनको समझ में आ गया कि हम इस मिडल ईस्ट में ईरान के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो जिसने हमको ये दावा और वादा दिया था कि हमारे तुम्हारी मुहाफ़ज़त के लिए, वो अपना ही बेस नहीं बचा पा रहा, तो हमको क्या बचाएगा? तो बजाय इसके कि ये जंग अमेरिका के फ़ायदे के लिए हो, ईरान के फ़ायदे के लिए। तीसरी और आखिरी बात, ये जंग रुकेगी कब? इसका साफ जो निशानी है वो यही है कि जब तक ईरान अपने इन शुहदा का और इनका बदला नहीं ले लेता है, अपने नुकसानात की भरपाई नहीं करवा लेता है, अपने फ्रीज़ फंड को छुड़वा नहीं लेता है, ये जंग रुकने वाली नहीं है। और तीसरी बात जो आखिरी में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि वो जो बात है कि मिडल ईस्ट से अमरीकी फ़ौजियों का सफाया, ये आपको मैं बता दूँ कि ये रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई साहब की शहादत की वजह से नहीं है। ये तो कासिम सुलेमानी की शहादत की वजह से था। ये तो उनके खून का बदला है कि कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद रहबर मुअज़्ज़म ने, रहबर शहीद ने यही बात कही थी कि इनके खून का बदला ये है कि पूरे मिडल ईस्ट से अमरीकी फ़ौजियों को निकाला जाए। ये होगा और इनके खून का बदला ये होगा कि वो तमाम के तमाम जो लोग खून में मुलव्विस जिनके हाथ हैं, चाहे वो कानूनी तौर पर ईरान में पहले कानून पास होगा, इन सबको मुजरिम करार दिया जाएगा। इनको मुजरिम करार देने के बाद इनको इनके जराइम तक पहुँचाने के लिए वो तमाम तरह प्रक्रिया को अब निभाया जाएगा, वो सब होगा। लेकिन जब तक ये नहीं होगा, ईरान के हक़ में ये जंग है और ईरान इसको लेके आगे बढ़ेगा जब तक कि ये अमेरिका घुटने नहीं टेक लेता है। और अमेरिका चूँकि एक ऐसा कीड़ा है, इम्पेरियलिज़्म है, साम्राज्यवाद है कि वो जो है इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक ईरान इस इम्पेरियलिज़्म को, इस साम्राज्यवाद को अदब नहीं सिखाएगा, इसको हारना नहीं सिखाएगा कि भाई हारते कैसे हैं, तब तक ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सैयद साहब। और जी, जी। मतलब इसलिए कि एक चीज़ तो हो गई कि अमेरिका बैकफुट पे आ गया और ये शायद बैकवर्ड। पूरी दुनिया के लिए भी ये ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प साहब बिहेव कर रहे थे, वो शायद दुनिया के लार्जर इंटरेस्ट में ठीक नहीं था। और इसका इसका सेहरा तो ईरान के ही सिर पे बंधेगा कि उसने अमेरिका की इस जिस जो ये तमीज़ सिखा रफ्तार दी। थी उसको रोक के उसको बैकफुट पे कर दिया। सही कहा। बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।